हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एनालिसिस हम लोगों ने द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 20 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है डोंट पुट ऑल एग्स इन द मैन्युफैक्चरिंग बास्केट। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें सेक्शंस जैसे कि इंडियन इकोनॉमीज, इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इत्यादि से लिंक करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। यदि ऑफिस वर्क में महामारी के कारण एक बड़ा परिवर्तन यह आया कि वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत हुई, तो शॉप वर्क या दुकानदारी के मामले में स्वचलन या ऑटोमेशन की वृद्धि हुई है। इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 तक इस्तेमाल किए जाने वाले रोबोटों की संख्या 2015 के स्तर से लगभग दोगुनी होकर, अब देखिए जैसे यहां पे बहुत जरूरी चीज जो हमको समझनी है वो ये कि यदि हम लोग महामारी की बात करें, कोविड महामारी के कारण जो सबसे बड़ा परिवर्तन जो हमें देखने को मिला है वो मिला है हमें वर्क फ्रॉम होम। और यदि हम लोग यही बात मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में कहें या शॉप वर्क या फिर दुकानदारी के मामले में कहें, तो हमें जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है वो मिला है स्वचलन या फिर ऑटोमेशन के संदर्भ में। इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि 2021 के अंत तक इस्तेमाल किए जाने वाले रोबोटों की जो संख्या है वो 2015 के स्तर से लगभग दोगुनी हो जाएगी और दोगुनी होकर के 3.2 मिलियन हो जाएगी। अब इससे पहले कि आगे बढ़ें तो थोड़ी सी जानकारी कि ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता क्या है। देखिए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जब हम लोग बात करते हैं तो कंट्रोल सिस्टम्स के इस्तेमाल के बारे में बात करता है, जैसे कि कंप्यूटर्स या फिर रोबोट, और साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी है, उसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए, मशीनरीज के लिए, किसी भी इंडस्ट्री में, जिससे इंसानों को रिप्लेस किया जा सके। ऐसा यह भी कहा जा सकता है कि मैकेनाइजेशन मतलब मशीनीकरण होने के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर यह बढ़ाया हुआ दूसरा कदम है। औद्योगिक रोबोटों के कुल बाजार का 2020 में $45 बिलियन से बढ़कर 2025 तक $73 बिलियन तक हो जाने का अनुमान है। मशीन टू मशीन संचार और यूबिक्विशियस सेंसर से प्रवाहित विशाल डेटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालाइजिंग के बारे में अब तक होती रही सभी बातें अब सच नजर होती आ रही हैं। देखिए, यदि हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल रोबोट्स के बाजार के बारे में, तो 2020 के अंत तक जो बाजार $45 बिलियन का था, वह 2025 तक बढ़ करके ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि $73 बिलियन तक का हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा फीचर है जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि मशीन जो है वो स्वयं लर्न करती है, स्वयं समझती है। आपने उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डाल दिए, अब सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है मशीन उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से फॉलो कर रही है। ऐसा अभी तक हमने सिर्फ फिल्मों में होते हुए देखा है। याद कीजिए, एक फिल्म आई थी आयरन मैन नाम की, और उसमें जो टोनी स्टार्क है उसका जो रोबोट है, जो सूट है, उसका कैरेक्टर का नाम है जार्विस। तो जार्विस एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कई फिल्मों में हम ऐसा देख चुके हैं। अब यहां पे यदि हम लोग इंडस्ट्रियल रोबोट्स के संदर्भ में देखें तो एक तरीके का रोबोट सिस्टम होता है जिसको विनिर्माण कार्यों के लिए लगाया जाता है। जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं वे ऑटोमेटेड प्रोग्राम होता है, और ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग एप्लीकेशंस जैसे कि वेल्डिंग, असेंबलिंग करना पार्ट्स की, डिसेंबलिंग करना किसी चीज़ को उठा के लेकर के जाना, साथ ही साथ प्रोडक्ट इंस्पेक्शन करना, टेस्टिंग करना, स्पीड बढ़ाना, प्रिसिशन बढ़ाना, एंड्योरेंस बढ़ाना किसी भी मशीन की,
इन सब चीजों में इंडस्ट्रियल रोबोट्स का इस्तेमाल होता है। तो यही जो मशीन टू मशीन संचार की हम लोग बात करें, तो मशीन टू मशीन संचार में भी हम लोग यही देखते हैं, एक तरीके का डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है जहां पर किसी भी कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो वायरलेस हो चाहे वो वायर्ड हो। जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है वहां पर हम लोग देखते हैं कि भाई मशीनें जो हैं, वो दो मशीनें, वो आपसी समझ के कारण जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो एक से दूसरे में जाती है और उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से मशीन जो है वो ऑपरेट अपने आप कर लेती हैं। तो ऐसा जो हम लोग सिर्फ सुनते थे, अब आने वाले समय में हमें वो सच होता नजर आएगा। वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में अगर बात करें तो औद्योगिकीकरण के माध्यम से कृषि से आधुनिक अर्थव्यवस्था की ओर पारंपरिक संक्रमण की निरंतर व्यवहार्यता के लिए इसके कुछ निहितार्थ या परिणाम होंगे। अब ये अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि यदि ऐसा होता है तो आने वाले समय में हम ये चीज देखेंगे कि एक तरीके से कृषि से आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने आप को एक आधुनिक अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और ये औद्योगिकरण की तरफ लिया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। विनिर्माण अब उस बड़े स्तर का श्रम का नियोजन नहीं करेगा जैसा एशियन मिरेकल की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में होता रहा था। अब देखिए, विनिर्माण अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले के समय में यदि विनिर्माण की हम लोग बात करते थे, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते थे, तो बहुत बड़े स्तर पर हमें श्रमिकों की जरूरत पड़ती थी, जैसा कि हम लोगों ने एशियन मिरेकल के संदर्भ में देखा। अब देखिए, जब मैं एशियन मिरेकल की बात करता हूं तो एक चीज हमको यहां पे समझनी है, एशियन मिरेकल बेसिकली 4 देशों के संदर्भ में कहा जाता है। ये वो देश थे जिन्होंने 1960 से 1990 के बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ही तेजी से बढ़ाया और अपने यहाँ पे जो विकास दर थी उसको बहुत ही ऊंचे लेवल पे रखा। लगभग प्रतिवर्ष 7% से ऊपर की विकास दर इन देशों ने विनिर्माण के जरिए अपने यहाँ पे बनाए रखी। ये 4 देश थे, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग। अब जब इन देशों के संदर्भ को हम लोग देखते हैं तो उस समय बहुत भारी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती थी और इन सभी देशों ने उसका पूरा फायदा उठाया। हालांकि उस युग में भारत विनिर्माण के मामले में काफी पीछे रह गया, जबकि भारत को सीख लेनी चाहिए और वह कोशिश कर सकता है कि विनिर्माण के उन कुछ अवसरों का लाभ उठाए जो अब चीन के लिए व्यवहार्य नहीं रह गया है, क्योंकि वहां श्रमिकों की कमी हुई है और जीवन स्तर में सुधार आया है। लेकिन श्रम की कम लागत अब तुलनात्मक लाभ उठाने की वैसी अत्याधुनिक या नवीन स्रोत नहीं रह गई है जैसे वह पहले थी। अब हां, देखिए, भारत जो है अब अपने आप को धीरे धीरे औद्योगिकरण की ओर लेकर के जा रहा है, विनिर्माण को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और भारत कुछ मामलों में चाइना के संदर्भ में इसका फायदा भी उठा सकता है, क्योंकि भारत में अभी जो श्रमिकों की जो कॉस्ट है वो चाइना की तुलना में बहुत कम है। देखिए, एक समय था जब चाइना ने बहुत बड़े लेवल पे अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया। उस समय चाइना में लोगों के पास रोजगार नहीं था, चाइना की सरकार ने वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया। उस रोजगार का फायदा उठा करके लोगों के पास थोड़ा पैसा आया, उन्होंने अपनी आने वाली जो पीढ़ियां थी उनको पढ़ाया लिखाया और बेहतर नौकरियों की तरफ उनको प्रेरित किया। साथ ही साथ अपने यहां भी चाइना ने देखा कि हमारे यहाँ पे जो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी बेहतर होता जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चाइना में आज के समय जो है वो श्रमिकों की जो कीमतें हैं वो काफी ज्यादा हाई हैं भारत की तुलना में। तो भारत इसका फायदा उठा सकता है, लेकिन यह भी अब कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं रह गया है, क्योंकि यदि हम लोग चाइना या फिर अमेरिका, जहां पर स्वचालित उत्पादन लाइनें मौजूद हैं जो प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे करती हैं, यदि उनकी तुलना अगर हम लोग करते हैं श्रमिकों के भाव से, श्रमिकों के अगर जो हम लोगों को उनको मुआवजा देना है, तो वो लगभग या तो बराबर आएंगी, या हो सकता है कि ये जो स्वचालित उत्पादन लाइनें हैं जो ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन से चलती हैं वो शायद श्रमिकों की तुलना आपको सस्ती पड़े। तो अब ये भी देखने वाली बात है कि ये जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स होंगे और ये जो श्रमिक होंगे, इनके बीच भी एक तरीके की प्रतिस्पर्धा आएगी। जब हम विनिर्माण की बात करते हैं, औद्योगिकरण की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो पहला कोई भी इंडस्ट्री यदि कोई व्यक्ति लगाएगा तो उसका पहला एजेंडा होता है कि वो मुनाफा कैसे कमाए। तो भारत के पास अब ये एडवांटेज भी जो है वो बहुत सीमित समय के लिए है। आगे का रास्ता
वैश्विक बाजारों में कारोबार योग्य वस्तुओं के उच्च गुणवत्ता विनिर्माण प्रक्रियाओं की आवश्यकता हो सकती है, जो फिर श्रमिकों की तुलना में बड़ी संख्या में सहकार्य करने वाले रोबोटों की मांग रखती है। अब यदि हम लोग वैश्विक बाजारों की बात करें तो वहां पर यह मांगा जाता है कि भाई हाई क्वालिटी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको उच्च गुणवत्ता विनिर्माण प्रक्रियाओं की, मतलब जो आपकी किसी प्रोडक्ट को बनाने की जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोसेस होना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में भी ये सभी देश मांग करेंगे इंडस्ट्रियल रोबोट्स की। क्यों? क्योंकि भाई आपने एक प्रोग्राम, एक पैरामीटर फिक्स कर दिया है और वो प्रोग्राम उसी क्वालिटी के साथ बनाया जा रहा है। जबकि श्रमिकों की, यदि मैनुअल लेबर की बात करें तो चूक होने की आशा, चूक होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। भारत के ग्रामीण निर्धनों की समृद्धि के उपाय के रूप में विनिर्माण पर अपने सभी दांव आजमाने के बजाय भारत को ऐसी उपयुक्त प्रकार की शिक्षा में निवेश करना चाहिए जो इसकी विशाल युवा आबादी को नवाचार के लिए प्रेरित करे और व्यापक विविध होती सेवा अर्थव्यवस्था में विकास करने का अवसर दे। प्रौद्योगिकी अधिकाधिक सेवा रोजगार अवसरों का सृजन भी करेगी, इसे नष्ट नहीं करेगी। तो इन सभी चीजों को देख करके एक बात तो समझ में आती है कि भारत को यदि अपने पॉपुलेशन, अपनी जनसंख्या का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है तो भारत सिर्फ और सिर्फ विनिर्माण सेक्टर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। भारत को अपने युवाओं को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी पड़ेगी जिससे कि उस शिक्षा की मदद से ये युवा सेवा उद्योग, जो सेवा इंडस्ट्री है, उसमें भी जाकर के अपना हाथ आजमाएं और अपनी बेहतरी को ला सकें। और यह बात सही है कि किसी एक चीज पर ही पूरा का पूरा निर्भर हो जाना हमेशा से गलत रहता है। तो यदि एवेन्यूज रहेंगे लोगों के पास तो लोगों की चॉइस रहेगी कि वे सेवा अर्थव्यवस्था में जाना चाहते हैं या वो विनिर्माण अर्थव्यवस्था में जाना चाहते हैं। साथ ही साथ सेवा अर्थव्यवस्था के बारे में एक चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी है वो सेवा अर्थव्यवस्था को मजबूत ही बनाएगी, नष्ट नहीं कर सकती है। जबकि विनिर्माण के क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रियल रोबोट्स वो इंसानों का काम जो है वो छीन रहे हैं। तो ध्यान देने योग्य बात है यहां पे सरकार किस तरीके से अपने आप को इन सभी चीजों का पक्ष देखते हुए किस तरह से प्रिपेयर करती है, वो ज्यादा जरूरी बात होगी। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एनालिसिस से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वो कुछ इस प्रकार है। मेक इन इंडिया, जिसकी परिकल्पना भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, अपने उद्देश्यों की पूर्ति में विफल रहा है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।